на Ближнем Востоке и о поиске возможных путей решения насущных проблем. नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 22 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब ईरान पे हमला करना अमेरिका और इजराइल की मजबूरी बनती चली जा रही है और ईरान ने इसको लेकर चेतावनी जारी की और कहा है कि एक हफ्ते के अंदर अमेरिका हमला कर सकता है। अब ऐसा क्यों ईरान ने कहा, इसके पीछे क्या वजह है, इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही तुर्की और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब ईरान इजराइल लड़े, इससे पहले तुर्की और इजराइल लड़ सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये भी आपको इस वीडियो में अभी डिटेल में बताऊंगा। और साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि गाजा में जो बोर्ड बन रहा है सीज फायर के नाम पे, जो ट्रंप $60 बिलियन हड़पने की तैयारी में है, उस पर पुतिन का बड़ा बयान आया है, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही मुसलमानों का अगर कोई दुश्मन है तो केवल मुसलमान है, कोई और नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ ही पाकिस्तान कितना नापाक है, कितनी नापाक हरकतें करता है, पूरी दुनिया में कैसे प्रोपेगेंडा चलाता है और कैसे फेल हो जाता है, वो भी आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर मैं आपको ग्रीनलैंड की बताऊँगा। ग्रीनलैंड के मामले में ट्रंप अपनी औकात दिखा चुका है। ट्रंप जब से वेनेजुएला पे हमला किया, उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा, उसे लगा कि यार अब पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं। उसके बाद उसने भारत को धमकाना शुरू किया। भारत कुछ हद तक चीज़ों को मानता है, फिर नहीं मानता, वहाँ भी इसको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि ईरान पे हमला करने की धमकी देने लगे। ईरान पे हमला करने की धमकी देते देते ये बैकफुट पे चले गए, यहाँ भी इनकी बेइज्जती हुई। अब मामला था ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड के मामले में इन्होंने सबसे पहले कहा कि हम ग्रीनलैंड लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें ताकत लगानी पड़े, चाहे पावर दिखाना पड़े, चाहे आर्मी एक्शन करना पड़े, हम करेंगे और हम लेके रहेंगे। ये बात इन्होंने बोलने को तो बोल दी, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन और नाटो इनके खिलाफ खड़े हो गए और रशिया चाइना जैसे ताकतवर देश खड़े हो गए, तो पहले तो इन्होंने बयान दिया और कहा कि भाई साहब ऐसा है, हम ग्रीनलैंड लेंगे लेकिन आर्मी नहीं लगाएंगे। आर्मी का जो रास्ता होता है वो देश के लिए सही नहीं है, खतरनाक चीज़ है, आर्मी नहीं लगाएंगे। तो पहले तो यहाँ बैकफुट पे गए। उसके बाद अब सुनिए, यहाँ बैकफुट पे जाने के बाद इन्होंने 200% सेंसस लगाने के बाद की और कहा कि जो देश हमारी बात को नहीं मानेंगे, जो ग्रीनलैंड के मामले में हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, खासकर जो यूरोपियन देश है, उन पे हम सेंसस लगा देंगे। अब ये बात इन्होंने बोली, किसी ने लोड लिया नहीं। तो फाइनली कल ये स्विट्जरलैंड के दावोस में जब गए थे तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया और मस्का लगाते हुए कहा कि यार देखो, सेंसस हम नहीं लगाएंगे, लेकिन आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ग्रीनलैंड हमें चाहिए। मतलब ये धमकी देते देते अब रिक्वेस्ट मोड में आ चुके हैं। और उसके पीछे वजह ये है कि आज पूरी दुनिया में इनका ना तो कोई लोड ले रहा, ना ही पूरी दुनिया में इनको कोई तवज्जो दे रहा। और यही वजह है कि अब इनको रिक्वेस्ट के अलावा कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा। चूंकि जिस चीज के दम पे ये कूदते थे, चाइना ने इनकी नकेल कस दी है। ये सोचते थे कि पूरी दुनिया में हमारे पास सबसे ज़्यादा हथियार है, हमारे पास सबसे ज़्यादा ताकत है, इस वजह से हम राज कर सकते हैं। चाइना ने इनको समझा दिया कि जिस हथियार के दम पे बाबू तुम उड़ते हो ना, वो हथियार हमारी बदौलत है। जितने रेयर अर्थ मिनरल चाहिए हथियारों को बनाने के लिए, हो चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे चिप हो, वो सब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है। और चाइना ने पहले तो ये चीज़ें इनको देनी छोड़ दी और बाद में जिन देशों को ये देता था उनको भी ये कह दिया कि कोई भी देश अगर अमेरिका को रीसेल करता, यानी चाइना ने किसी देश को बेचा और उसने अमेरिका को थमा दिया, तो ऐसे हाल में उस देश को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उस देश को ना ही रेयर अर्थ मिनरल मिलेगा और ना ही सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो ऐसे हाल में जिस हथियार के दम पे उछलते थे, वो हथियार बनते ही सेमी अर्थ मिनरल पे, जो सेमीकंडक्टर है उस पे, और वो चीज़ ही नहीं मिली, मटेरियल ही नहीं मिला, तो बनेगा कैसे? इस वजह से अब ये धरती पे आने लगे हैं। पहले आसमान में उड़ते थे, अब थोड़ा सा जमीन पकड़ने लगे। फिर इनको लगा कि हम सेंसस टैरिफ का खेल खेल लेंगे। भाई एक पे लगाओगे तो पूरी दुनिया तुमसे बात करती रहेगी कि यार देखो उसने गलत किया, वो आइसोलेट हो गया। 2 पे लगाओगे तब भी आदमी सोचेगा, लेकिन
241 देश में से अगर तुम 200 पे लगा दोगे तो ये 200 अपना ही समूह बना के आपस में बिजनेस खेल लेंगे। तुम्हारी जरूरत क्या, तब तो टैरिफ और सैंक्शंस कायदे से तुम पे लग गया। और यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ भी नरमी का रुख अपनाया है। दरअसल भारत ने भी इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। समझिएगा, पहले ये भारत के ऊपर ईरान के मामले में जब 50% टैरिफ लगाने का ऐलान करते हैं तो भारत ने पलट के 30% लगा दिया दालों के ऊपर। इस वजह से अमेरिका की दाल, अमेरिका की कोई भी ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है बेचना, जो स्टॉक करके नहीं रखा जाता, जिसमें घुन लगता है, कीड़ा लगता है, खराब हो जाता है, वो चीज़ भारत जैसे मार्केट में आना बंद हो गई। अब इनको यहाँ तगड़ा झटका लगा। और उसके पीछे वजह ये थी दोस्तों कि इन्होंने जब अपने चुनाव की कैंपेनिंग की थी तब इन्होंने अपनी आवाम से कहा था, और इनका जो कोर ऑडियंस है, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कोर ऑडियंस था, जिन्होंने इनको वोट दिया, कोर वोटर जो था, वो किसान था। और किसान किस लिए वोट करता है कि भाई उसकी जो फसल हो उसको अच्छे दाम पे बेच पाए, फायदा हो। और दाल पे भारत ने टैरिफ ठोक दिया, और भारत जैसा बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में नहीं। तो ऐसे हाल में अब इन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि भारत के साथ ये ट्रेड डील करेंगे और बहुत जल्द भारत के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे होंगे। फिर से वही राग अलापा कि मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं, और भारत के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यानी ये कंप्लीटली बैकफुट पे आ चुके हैं। और अगर ऐसे ही पूरी दुनिया मुस्तैदी के साथ खड़ी रही तो ट्रंप भाई साहब और भी घुटनों पे आएंगे। बस सब लोग मुस्तैदी के साथ खड़े। खैर, इधर ये चीज चल रही है, इधर ईरान पे हमला करना भी इनकी मजबूरी बन गई। और इसके लिए बाकायदा ईरान ने भी एक अल्टीमेटम जारी करते हुए अपनी आवाम से कहा कि 1-2 हफ्ते के अंदर अमेरिका हमला कर सकता है। सुबह ही मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से इनका जो अब्राहम लिंकन है उसका रडार सिस्टम बंद है, कैसे जो खतरनाक जहाज हैं वो जहाज अब धीरे धीरे करके मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो इशारा कर रही हैं कि हमला होगा। लेकिन अब खबर ये है कि जिस कुर्दिश के ऊपर कल ईरान ने अटैक किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और जो कुर्दिश सीरिया में भी एक्टिवेटेड है, बाकायदा उसने यूएस एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और आवाज़ उठाई कि अमेरिका और इजराइल हमें कहता था कि अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, तो जब हमें मुसीबत आएगी तो वो हमारी मदद करेगा। तो आज अमेरिका और इजराइल कहाँ है? ये सवाल कुर्दिश सपोर्टर लोग इस समय एम्बेसी के सामने आके पूछ रहे हैं। तो आज अपनी दोस्ती भी निभाने के लिए मजबूरी है अमेरिका की कि वो ईरान पे हमला करे। समझिएगा, कई बार ऐसा होता है कि आप छोटे छोटे ग्रुप को जो ऑपरेट करते हैं, जैसे आप देखिए पहली बार ईरान ने अटैक कब किया था, जब हसन नसरल्ला मारे गए थे। हिजबुल्लाह को ऑपरेट ईरान करता है, और हिजबुल्लाह को अगर ऑपरेट करा और हिजबुल्लाह मुसीबत में है तो फिर आपको आगे आना होगा। और ईरान आगे आया, उसने इजराइल पे हमले किए। जो पहला एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2-4-6 घंटे का ही हुआ था, जिसके बाद इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी, बाद में फिर ईरान ने मारा था, फिर एयर स्ट्राइक हुई, फिर मारपीट, ये चलता रहा जो भी था, जिसको आप डिटेल में जानते हैं। तो अब सेम मजबूरी अमेरिका और इजराइल के पास है कि एनी हाउ उसको ईरान को टारगेट करना पड़ेगा। खैर, इधर ये चीज चल रही है। इधर गाजा में जो पीस मेंबरिंग हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया को ऑफर है कि आप 1 बिलियन दीजिए और आप शामिल हो जाइए, उस पर पुतिन ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर गाजा के लोगों का कुछ भला होता है, गाजा का मुस्तकबिल अगर इससे सुधरता है, तो हम शामिल होना चाहेंगे। यानी अब पुतिन भी, ब्रिक्स की न्यूज है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पुतिन भी शामिल होना चाहते हैं। यानी गाजा के मामले में जहां धीरे धीरे लोग कह रहे थे कि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, सब आ रहे हैं। इजराइल भी आया, तुर्की भी आया, कतर भी आया। अब सुनिए, पाकिस्तान भी आ गया। खाने को आटा नहीं है, खाने को पैसे नहीं, आईएमएफ से भीख मांगेंगे, लेकिन $1 बिलियन देके ये ट्रंप के उस गाजा पीस कमेटी में शामिल हो रहे हैं। और यही नहीं कि केवल पाकिस्तान शामिल हो रहा, 9 मुस्लिम देश ऐसे हैं जो शामिल हो चुके हैं। अब आप सोच के देखिए कि बहुत सारे लोग, अभी मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि मुसलमान का दुश्मन कोई और नहीं है, मुसलमान ही है। पाकिस्तान शामिल हो गया, बाकी 9 मुस्लिम देश शामिल हो गए, तो पूरी दुनिया से सिकवा गिला करने से क्या फायदा जब अपने ही शामिल हो रहे। तो खैर, इधर एक बड़ा बयान निकल के सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के बीच तल्खियात सच में बढ़ते चले जा रहे हैं। दरअसल आयरन डोम के बारे में आपने सुना होगा, और अक्सर हम ये कहते हैं कि भाई आयरन डोम बड़ी अजीब चीज़ है, बड़ी मजबूत है, और एक टाइम पे थी भी, और उसको इजराइल ने बनाया है। इवन ये बात तो हर आदमी, बच्चा बच्चा जानता है कि आयरन डोम इजराइल ने बनाया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आयरन डोम हमने बनाया है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। और
नेतन्याहू यानी बीबी इस पे क्रेडिट लेना बंद करे। क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, थोड़ा सा सुन ले आप। What we did for Israel was amazing, but that's nothing compared to what we have planned for the United States, Canada, and the rest of the world. We are going to build a dome like no other. We did it for Israel. And by the way, I told Bibi, stop taking credit for the dome. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कहा है कि आयरन डोम इजराइल की टेक्नोलॉजी नहीं है। आयरन डोम को इजराइल ने नहीं बनाया, आयरन डोम को अमेरिका ने बनाया और ये अमेरिका की कुवत है। इस वजह से अब नेतन्याहू क्रेडिट लेना बंद करे। और जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के आगे अगर कोई क्रेडिट ले रहा है तो भाई उसने तो गुनाह अजीम कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और क्रेडिट का तो जन्मजात का रिश्ता है। भारत पाकिस्तान की जंग सुलझाने का क्रेडिट हजारों बार ले चुके हैं, तो ऐसे हाल में आयरन डोम का भी क्रेडिट चाहिए। तो आयरन डोम का क्रेडिट अगर चाहिए तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू देंगे, ये सवाल बड़ा है। खैर, क्रेडिट से याद आया, एक आपको मजेदार अपडेट देता हूं कि पाकिस्तान इस समय यूएन पहुंच चुका है भारत के खिलाफ। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच कई साल पहले, दशकों पहले एक ट्रीटी हुई थी, IW ट्रीटी यानी इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, जिसको भारत ने रोक दिया। सिंधु का पानी भारत दे नहीं रहा। ऐसे हाल में पाकिस्तान में स्थिति तो खराब है। अच्छा, कई सारे जाहिल किस्म के लोग ये वीडियो दिखाते हैं कि अरे मेरी टोटी से पानी आ रहा। अरे भाई, टोटी से पानी तो आता ही रहेगा। कौन सा तुम्हारे नलके का पानी हमने बंद किया? जो नदियों का पानी था जिससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलती थी, उन लोगों को नुकसान हुआ है, ना कि आम आवाम को। आम आवाम को थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये जो बड़े बड़े वहाँ पे सरगना बैठे थे, जिनकी कंपनियों का पानी उस सिंधु जल समझौते से जुड़ा हुआ था, उनको नुकसान है। और उसका विरोध करते हुए अब पाकिस्तान पहुंच गया यूनाइटेड नेशन, और वहाँ पे पाकिस्तान ने कहा कि भाई साहब ये तो गलत है, भारत ने हमारा पानी रोक दिया। भारत ने प्यार से एक बात बोली कि बाबू ऐसा है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तुम आतंकवाद रोक दो, हम पानी छोड़ देंगे, अब आगे तुम्हारी मर्जी। इधर पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे भी बेनकाब हो गया। जिस JF-17 के बारे में पाकिस्तान ने ये बयान दिया था कि हमें इतने ऑर्डर आ रहे हैं JF-17 के कि अब हमें IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, इनका अचीवमेंट भी आप देखिए, ये तरक्की भी इतनी ही सोचते हैं कि अब हम कर्जादार नहीं रहेंगे। मतलब हम अब तरक्की के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि भाई हमारे जेब में इतना पैसा हो कि लाख 2 लाख बांट दें। इनकी तरक्की ही वही है कि हम कर्जा लेना छोड़ दें। तो फिर ये कैसे लोग होंगे, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। बहरहाल इन्होंने बताया था कि JF-17 के बारे में कि इतनी बुकिंग आ रही है कि भाई साहब कर्जा तक नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन सेम डील लेके गए दुबई के पास, दुबई ने मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा कबाड़ हम नहीं लेंगे। और उसके बाद दुबई ने भारत से $200 बिलियन की डील की है, जिसमें 2032 तक ब्रह्मोस भी लेगा, भारत उनसे तेल भी लेगा, और ऐसे हाल में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। खैर, इधर ये चीज चल रही है। इधर आज इजराइल ने 2 बड़े काम किए, एक तो गाजा में हमला किया और दूसरा लेबनान में। और इस बार लेबनान में जो हमला हुआ वो ना किसी मिलिट्री साइट पे हुआ, ना चलती गाड़ी पे हुआ। अक्सर जो ये करते हैं कि किसी गाड़ी में किसी को ठोक के कहते हैं कि भाई साहब हमने हिजबुल्लाह को मारा। इस बार इन्होंने लोकल सिविलियन की बिल्डिंग पे की। उसका एक्सक्लूसिव वीडियो जो आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लेबनान पे किस हिसाब से सिविलियन के ऊपर इजराइल ने हमला किया है। और जब ये हमला हुआ तो जिस सीज फायर के बारे में पूरी दुनिया कहती है कि लेबनान और इजराइल का सीज फायर हुआ है, आखिर वो सीज फायर कहाँ है? ये सवाल बड़ा वाजिब है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए दोस्तों। खैर, इधर सीरिया में भी तुर्की और इजराइल के बीच तल्खियात हो सकते हैं, झड़प की संभावना है। और उसके पीछे वजह यह है कि सीरिया के अंडर अब पूरा कंट्रोल जो है वो तुर्की ले चुका है। एक तरह से साफ तौर पे कहा जाए तो नक्शे भले ही है,
बॉर्डर भले ही है, लेकिन अब सीरिया पे कब्जा तुर्की का हो चुका है और आज सीरिया के अंदर तुर्की ने अपना एडवांस रडार सिस्टम लगा दिया और जिसका सीधा नुकसान अब इजराइल को मिलेगा। चूँकि अब ये रडार सिस्टम जो लगा है तो इजराइल को अगर ईरान पे हमला करने जाना होगा तो ये सीरिया के ऊपर से ही जाएंगे और इनके पास शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। पहले ये धड़ल्ले से चले जाते थे, लेकिन अब ये रडार सिस्टम दो काम करेगा। पहला तो ये ब्लॉक करेगा, कोशिश करेगा कि कोई जहाज पार ना हो, और इन केस मान लीजिए पार हो भी रहा है तो रडार सिस्टम ईरान को पहले ही अपडेट दे देगा कि भाई इजराइल के जहाज जुड़े हैं, सावधान हो जाओ, कुछ होने वाला है। तो मतलब बड़ा साफ है कि अब तुर्की भी साफ तौर पे सीरिया के अंदर अपना झंडा गाड़ चुका है और इसको लेके अब बेंजामिन नेतन्याहू अच्छे खासे नाराज हैं। लेकिन फिर सवाल वही है कि बेंजामिन नेतन्याहू कर क्या लेंगे तुर्की का, और करना हो तो कर ले, हम भी देखते हैं, मजा आएगा देखने में। खैर, इधर पूरी दुनिया की मैंने आपको खबरें बताई, अब आपको एक खबर अपने देश की बताता हूँ। मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है शिवपुरी, और एक दिव्यांग, ऊपर वाले ने उसके शरीर में वो ताकत नहीं दी, वो कुवत नहीं दी, शायद इस भरोसे से कि हमको आपको उसके लिए खड़ा होना होगा, हम आप उसके हाथ पांव बन के उसके साथ चल सके, इसलिए ऊपर वाले ने शायद उसके साथ ऐसा किया। अब सुनिए, कलेक्टर ऑफिस में बेचारा इंसाफ मांगने गया था, उसकी कुछ मजबूरी थी, न्याय मांगने गया था, मदद मांगने गया था, और वहाँ पे कलेक्टर साहब ने उसको धक्के मार के भगा दिए। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोलूँगा, उस आदमी का वीडियो आप देखें। ठीक है, इंसान की सुनवाई नहीं हो रही तो फिर किसकी सुनवाई होगी? कैसे कलेक्टर है ये? मिल जाएगी नहीं दे रहा है वो, मेरे को भगाया जा रहा है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है, 2 साल से परेशान कर रहा है। एक शर्म नहीं आ रही है हैंडीकैप को 2 साल से परेशान कर रहा है। 2 साल से परेशान कर रहे हैं, क्या करेंगे ये? फिर जिले के कलेक्टर कैसे कलेक्टर है ये? जब मंत्री भी नहीं कर पा रहे तो इनको हटाया जाए। जब कलेक्टर है ये जिले के, जब काम पूरा नहीं कर पा रहा है तो फिर हैंडीकैप की क्या मदद करेंगे, जनता की क्या मदद करेंगे? इनको इस्तीफा दिया जाए। जब मेरी सुनवाई नहीं कर रही है, मेरी बात को सुनिए जी की बात पहुंचाया जाए। सुनिए जी के क्षेत्र में मैं बात करना चाहूँगा मीडिया के द्वारा, मेरी बात को रखा जाए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक बेचारा आदमी जो खड़ा नहीं हो सकता, जो अपने पांव पे चल नहीं सकता, उस बेचारे को भी कलेक्टर साहब इस कदर मजबूर करते हैं कि 1.5 साल 2 साल से वो चक्कर लगाता थक गया। वो तो किसी भले इंसान ने वीडियो बना दिया, सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो वायरल हुआ, मुझ तक पहुंचा, मैंने आप तक पहुंचाया, आप 4 लोगों तक और बताएंगे, तब तो उम्मीद है कि शायद उस आदमी को इंसाफ मिल जाए। नहीं तो आप सोच के देखिए, हमारे टैक्स के पैसे पे बैठे हुए लोग हमको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। आपके पास पैसा है तो कुर्सी मिलेगी, चाय आएगी कलेक्टर ऑफिस में, नहीं है लात खाइएगा, जूता खाइएगा। और शरीर से अपंग है, आपके शरीर में ताकत नहीं है, तो कौन बोले कि आपको एक्स्ट्रा केयर मिलेगी? आपको लात मार दिया जाएगा, आपको एहसास करा दिया जाएगा कि ईश्वर ने ही नहीं, हम भी आपका हक छीनेंगे। खैर, आपसे उम्मीद है कि आवाज़ बन के निकलिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज एक दिव्यांग की बारी है, कल हम आप हो सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।